कंपोजिट यूनिक की तो मैंने पढ़ा है होती हाँ है। होती है बिल्कुल। तो इसी तरह और भी होते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कंपोजिट, यूनिक की होती है, लाइक फॉर्म की कंपोजिट हो सकती कंपोजिट की फॉर्म भी हो सकती है। है। हाँ और यूनिक की जो चेक का स्ट्रेट है, नहीं वो नहीं होगा। इंटीजर की दो कॉलम्स को हम हाँ कर सकते हैं। और नॉट लेस कंपोजिट नहीं भी हो सकता है। अच्छा, और ये फॉरेन की जब हम कंपोजिट करेंगे जी, तो इसके लिए कंपल्सरी है कि कंपोजिट प्राइमरी की चाहिए या कंपोजिट यूनिक की चाहिए? कंपोजिट फॉर्म की के लिए कंपोजिट प्राइमरी की एंड कंपोजिट फॉर्म की। यहाँ से भी करेंगे तो स्मॉल क्या है फॉर्म की तो स्टूडेंट लगा रहे हैं, तेरा टाइप पर है। बताते हैं तो सेम मैंने उसको बाई क्यूरी उसको कॉपी किया, उसको भी कॉपी किया, फिर दोनों में क्यूरी बनाया। टेबल का नाम यही है, डबल डबल टी है। डिस्क्राइब करें तो टेबल डिस्क्राइब करें। अच्छा ठीक है, ये इसका फर्क है। इसमें गई 38 बाई ये फर्क। तो मैंने बाई क्यूरी किया था, अभी इसमें कोई डाटा तो नहीं? तो मैंने तो फॉर्म करते हुए कुछ नहीं करते उसको हाँ मास्टर करते हुए हाँ डाटा नहीं डाटा को तो नहीं, बस ठीक है। पहले एक बार मैं कर लिया था, हो गया था। ठीक है। दूसरी बार डाटा टाइप कर रहा था, वो मुझे समझ नहीं आया जब डाटा टाइप वो इसकी बेट 5.38 है। यूज तो सिंपल ही है। ये पढ़ने आना चाहिए। बच्चे सोच कर रहे हैं कि रिवॉर्ड हो रहे हैं। घर में जाके कहते नहीं तुम पागल हो, क्या करते रहते हो? घर वाले मुझे हाँ क्यों रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हो तो नहीं हॉस्टल में। अच्छा वैसे मैं वो हैंड पे लगा के क्योंकि मेरा रूममेट डिस्टर्ब होता है, अच्छा अच्छा नहीं करना है इसलिए नहीं करता। अच्छा जी, अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हमने आज पढ़ना है। वैसे जो हमने ऑब्जेक्ट अब तक पढ़ ली है, टेबल पढ़ ली है, व्यू पढ़ ली है। टेबल की स्टोरेज होती है, व्यू की स्टोरेज नहीं होती। व्यू का जस्ट खाली डिक्शनरी में क्या पड़ा होता है, मेटा डाटा। ठीक है, अब जो हमने दूसरे अदर ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं, इनमें वेरी करेगा कि इसके जो जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से उसकी स्टोरेज है कि नहीं है, वो हम साथ साथ अभी देखते हैं। वैसे तो ये जी अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में जो पढ़ेंगे वो है, इसमें जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं सीक्वेंस, इसकी भी कोई स्टोरेज नहीं होती, जस्ट मेटा डाटा। इंडेक्स की स्टोरेज होती है। ठीक है, सिनोनिम भी एक ऑब्जेक्ट है, प्राइवेट एंड पब्लिक, इसकी भी कोई स्टोरेज नहीं होती, जस्ट मेटा डाटा होता है। ये इंडेक्सेस वो इंडेक्सेस हैं जो यूनिक की के साथ बिल्कुल ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, और वो तो होते थे उसके साथ यूनिक इंडेक्स।
तो आप नॉन यूनिक इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट इंडेक्स की कमांड से। अगर यूनिक इंडेक्स खुद से क्रिएट करना है तो उसकी कमांड होती है क्रिएट यूनिक इंडेक्स। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थी इसमें कि यूनिक में सिस्टम इंटरनली वो तो इंडेक्सेस तो क्रिएट करता है, हाँ, लेकिन उससे उसको क्या फायदा होता है? आई मीन किस किस को वो इंडेक्स देता है, किसको नहीं देता, और उसको क्या फायदा होता है? उसका देखिए जो आपकी जो प्राइमरी की होती है ना, बेसिकली उसने डेटे को सर्चिंग के लिए। सर्चिंग के लिए, यानी कि वो जब आप डेटा एंटर करते हैं तो दोबारा जब नंबर दोबारा एंटर होता है तो रीचेक करने के लिए अपने पास डेटा स्टोर कर लेता है। यानी कि जब आप प्राइमरी की लगा देते हैं तो उसके लिए इंडेक्स क्रिएट होता है, और उसके साथ जब आप स्टोरेज रिकॉर्ड इंसर्ट करते रहते हैं नंबर, तो वो एक इंडेक्सिंग करके रिकॉर्ड को सॉर्ट करके भी रखता रहता है। और जब आप कोई नंबर दोबारा लिखते हैं तो वो जाकर सर्च करता है कि नंबर दोबारा तो नहीं है, पास्ट मेथड से, इस तरह से। यानी कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये नंबर ऑलरेडी पहले एंटर है कि नहीं है। देखिए ना, आपने एक नंबर 100 डाला, उसके बाद आपने 2 साल के बाद 100 दोबारा एंटर करे, तो वो तो आपको रोकेगा, आपको इमीडिएट रोकेगा। और जो 100 दोबारा आप डालोगे तो वो जाके दोबारा चेक नहीं करेगा क्या 100 पहले मौजूद है कि नहीं है। वैसे कंपेयर भी तो कर सकते हो, इंडेक्स यूज करने की क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब इसलिए कि तो डेटा आपका एंटर होता जा रहा है, ठीक है, तो उसमें इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स सर्चिंग के लिए यूज होते हैं, फास्ट सर्चिंग के लिए। जब वो 100 दोबारा लिखेगा तो वो अगर उसमें इंडेक्सिंग नहीं होगी तो वो 100 नंबर अगर एक टेबल में लाख 2 लाख रिकॉर्ड है और आप एक डुप्लीकेट नंबर दोबारा एंटर कर रहे हो तो वो आपको फौरन पकड़ लेता है। तो वो कैसे पकड़ता है कि वो जब आप 100 नंबर दोबारा देते हो तो वो जाके रिकॉर्ड को उसने सर्च नहीं करना होता, तो वो सर्च के लिए क्या यूज करता है, इंडेक्स। इंडेक्स में जाता है, ठीक है, इंडेक्स में वो उसका क्या पकड़ता है, रो आईडी लेके टेबल पे चला जाता है। तो इंडेक्स सर्चिंग फास्ट यूज होता है। इंडेक्स को आप बहुत पढ़ लें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा प्राइमरी की के साथ क्या लिंक उसका बनता है। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हमने टेबल पढ़ लिया, व्यू पढ़ लिया, सीक्वेंस पढ़ना है आज। ये होता है बेसिकली यूनिक जनरेट प्राइमरी की वैल्यू के लिए होता है। यानी कि आप जब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो तो जब आप मैनुअल रिकॉर्ड एंटर करते हो नंबर, तो वो गलती के चांस ये होता है कि एक तो नंबरिंग में गैप आ सकती है। अगर आज नंबर 100 दिया है तो कल आप 105 दे दें, 103 दे दें, नंबर तो एंटर हो जाएगा, उसके प्राइमरी की लगी हुई है, लेकिन इशू क्या है, नंबर्स की गैप्स, कितना गैप, वो गैप्स आ जाएगा। तो अगर आपने सीक्वेंस बनाया होगा तो क्या होगा, नंबर ऑटो जनरेट होता रहेगा, यानी कि आपको नंबर देने की जरूरत ही नहीं। फिर हम इंडेक्स पढ़ेंगे। इंडेक्स क्या होते हैं, अपनी क्वेरीज को इंप्रूव करते हैं परफॉर्मेंस आपके। सिनोनिम एक ऑब्जेक्ट का ऑल्टरनेटिव नेम कैसे देते हैं वो हम देखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, इज ऑटोमेटिकली जनरेट यूनिक नंबर जनरेट करता है, इज अ शेयरेबल ऑब्जेक्ट। जब सीक्वेंस जब एक ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, वो सीक्वेंस जो है वो किसी भी टेबल में यूज हो सकती है। यानी कि जब सीक्वेंस बनाते हैं तो किसी स्पेसिफिक टेबल का नहीं बनाते, वो तो कहने की बात होती है कि आप उसको सीक्वेंस का नाम ऐसे दे देते हैं कि एम्प नंबर अंडरस्कोर एससीक्यू, लेकिन उस सीक्वेंस के जो नेम है उसको जहां मर्जी आप यूज करें। इसलिए कह रहा है कि सीक्वेंस इज अ शेयरेबल ऑब्जेक्ट, इज टिपिकली यूज टू क्रिएट अ प्राइमरी की वैल्यू बनाता है। इसमें ये काम सीक्वेंस जस्ट एक कमांड होती क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम, उसमें कोई आपको एप्लीकेशन लेवल कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना पड़ता। यानी कि नंबर ऑटो जनरेट, पहले क्या होता था कि जब सीक्वेंस नहीं होता था तो क्या नंबर ऑटो जनरेट करवाने के लिए हम एप्लीकेशन में कोड लिखते थे, पहले उसमें मैक्सिमम नंबर निकालते थे, उसमें नंबर +1 करके अगला नंबर जनरेट करवाते थे। तो ये क्या है, रिप्लेस एप्लीकेशन कोड। अच्छा, सीक्वेंस क्या है कि सीक्वेंस स्पीड अप द एफिशिएंसी ऑफ एक्सेसिंग सीक्वेंस वैल्यू व्हेन कैश इन मेमोरी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि ये सीक्वेंस कैशे में रखने से क्या होता है कि आपकी जो सीक्वेंस जो नंबर की जो एलोकेशन है बड़ी फास्ट हो जाती है। तो ये कैसे होती है ये हम आगे पढ़ेंगे भी। इसमें सीक्वेंस की जस्ट क्या कमांड है, क्रिएट सीक्वेंस। लेकिन एक बात याद रखनी कि क्रिएट सीक्वेंस के क्या होते हैं, पहले बनाने के लिए इसके पास राइट्स होने चाहिए। यानी कि अगर स्कॉट ने या एचआर ने ये सीक्वेंस बनाना है तो उसके पास
ये राइट्स होने चाहिए कौन से, क्रिएट सीक्वेंस, और ये राइट्स कौन देगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए ये कमांड है क्रिएट सीक्वेंस। सीक्वेंस का नेम कितना इंक्रीमेंट, सीक्वेंस जो होगा वो कितने नंबर से आगे ग्रो करेगा, 1 2 3 या 1 3 5, जो आप यहाँ पे गैप देंगे उसमें अपने गैप से सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक लेके जानी है, मैं कहता हूँ 100 तक। तो सीक्वेंस क्या होगा, 100 तक सीक्वेंस जनरेट होगा, उसके बाद आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहें कि साइकिल, तो क्या होगा, अगर नंबर 100 तक आ गया है तो दोबारा वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कहा है, साइकिल। साइकिल से ये होता है कि अगर जब एक सीक्वेंस नंबर पे लिमिट पे आ जाता है और उसके बाद वो नंबर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो साइकिल। इसका मतलब है कि अगर आप सीक्वेंस, अगर आप कहते हैं कि मैक्स वैल्यू 100, तो वो क्या होगा, जब 100 तक पहुंचेगा तो नो साइकिल नहीं होगा, तो नंबर वहीं पे आपका रुक जाएगा, कोई नया नंबर जनरेट नहीं होगा। फिर आगे ये कैशे, कि सीक्वेंस कितने नंबर आपने कैशे करने हैं, जो हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, जिसके साथ अंडरलाइन आ रहा है, इट मींस कि ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि आप बकाया सारा ही डिफॉल्ट है। यानी कि अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, इंक्रीमेंट बाय एन, तो इसका मतलब है कि आप ना भी दें, छोड़ दें, स्टार्ट विद सिंपल एक कमांड है सीक्वेंस सेमीकोलन, तो वो फिर स्टार्ट विद क्या करेगा, 1, इंक्रीमेंट बाय क्या होगा 1, स्टार्ट 1 से लेगा, इंक्रीमेंट भी 1 से करेगा, और कैशे फिर बाय डिफॉल्ट 20 चला जाएगा, और बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, नो मैक्स वैल्यू एंड नो मिन वैल्यू। लेकिन इसकी सीक्वेंस की कोई ना कोई लिमिट तो है ना, वो लिमिट क्या है, यहाँ पे दी हुई है। सीक्वेंस की नो मैक्स वैल्यू का मतलब है कि इसकी लिमिट कितनी है, 10⁻27। कि 10 को 27 दफा जरब दें तो जो आंसर आएगा वो सीक्वेंस की लिमिट है। तो बहुत ही अनलिमिटेड टाइप की होगी ना, तो इसलिए क्या हो गया, नो मैक्स वैल्यू। ठीक है, अब आगे सीक्वेंस बना लेते हैं। क्रिएट सीक्वेंस एम नंबर अंडरस्कोर एससी की, एक 1 के नाम से बना लेते हैं, और इसके कोई पैरामीटर, बल्कि दे देते हैं इसके पैरामीटर, क्या क्या देते हैं, स्टार्ट विद, मैं कहता हूँ 1 से, आप 100 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर 4 डिजिट है ना, मैं ये कह रहा हूँ 1 के ऊपर 0 से करके 99 नहीं, वो तो अभी मैं फिलहाल अभी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ अब तक दूंगा, ताकि वो मुझे आगे प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट विद 1 हो गया, ठीक है, 1 एंटर, और इंक्रीमेंट बाय 1। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है, और मिनिमम ये होता है कि अगर आपने साइकिल स्टार्ट कर दिया है तो मिनिमम स्टार्ट फिर कहाँ से ले, ठीक है, मिनिमम छोड़ देता हूँ, अदरवाइज मिनिमम की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अदरवाइज इसमें इंक्रीमेंट माइनस का करने तब फिर मिनिमम की जरूरत पड़ती, वो फिर उल्टा चलेगा ना, नेगेटिव। हाँ, उसमें हाँ, उस सेंस में भी यूज हो सकता है, बिल्कुल सही। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू 100 आ गई, और उसके बाद जो आप ये कहेंगे कि साइकिल, बल्कि नो साइकिल कर देते हैं, साइकिल हो गया, और उसके बाद नो कैशे, अगर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, कैशे 20 चला जाएगा। तो इसमें क्या एरर है, स्टार्ट विद, स्टार्ट स्पेस है बीच में, हम इकट्ठा ही दे दिए, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, और इसमें जो है ये आपका सीक्वेंस क्रिएट हो गया, ये एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया। जितनी भी है क्लासेस इनको ऑर्डर भी दिया है, तो ये चेंज हो सकता है, अच्छी बात है, कोई मसला। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे दे दें क्रिएट सीक्वेंस, और यहाँ पे नाम देते हैं अंडरस्कोर SEQ2 के नाम से, कोई पैरामीटर। 2 सीक्वेंस क्रिएट हो गए। अब ये जो सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन है कहाँ स्टोर करता है, यूजर अंडरस्कोर सीक्वेंसेस। जो भी ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके साथ क्या लगा दें,
सीक्वेंसेस, हमेशा टेबल्स, Objects. व्यूज, ऑब्जेक्ट्स सब में एस आ रहा है, ठीक है, प्लूरल। अच्छा, इसके बाद जो है ये आप देखेंगे तो ये सीक्वेंस बन गया। जो पहला बना है उसका मिन वैल्यू मिनिमम बाय भाग तक दिया गया है 1, मैक्स वैल्यू 100, इंक्रीमेंट बाय 1, साइकिल नो, ऑर्डर अभी छोड़ दें, नो है, कैशे साइज बाय इसमें कितना गया है, क्योंकि मैंने नो कैशे कहा था 0 गया है, और अभी जो नंबर अभी जनरेट होना है वो क्या होना है 1, कमिंग नंबर जो अभी जनरेट होना है, ठीक है। दूसरा आपने बनाया मिन वैल्यू 1 है और इसकी लिमिट क्या है 10 रेज़ टू पावर 27, इंक्रीमेंट बाय 1, साइकिल नो, ऑर्डर नो, कैशे साइज 20, क्योंकि कोई बार बार 20 गया, और इसका भी नंबर अभी जो जनरेट होना वो क्या है 1। पहले वाला सीक्वेंस अभी यूज ही नहीं हुआ, अभी यूज कुछ भी नहीं हुआ ना अभी तो, लेकिन अब ये नंबर जनरेट होना है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज आप जाहिर बात है इंसर्ट टर्म में करोगे, इंसर्ट इनटू एम्प, और जिन कॉलम में नंबर एम्प नंबर, नेम, जॉब, सेल, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, और वैल्यूज। अच्छा, अब ये सीक्वेंस से वैल्यू खुद ऑटोमेटिक कैसे उठाए, उसके लिए ओरेकल आपको सूडो कॉलम देता है, यानी कि आप सूडो कॉलम को कैसे यूज करेंगे, पहले सीक्वेंस का नाम आएगा अंडरस्कोर seq1 डॉट नेक्स्ट वैल, दो होते हैं इसके सूडो कॉलम, नेक्स्ट वैल एंड कर वैल। नेक्स्ट वैल दिखाता है अगली वैल्यू, और कर वैल जो लास्ट जो नंबर जनरेट हुआ वो दिखाता है। तो बकाया जो हम ये जो नेम है हम रन टाइम पे ले लेंगे, जॉब भी हम क्या ले लेंगे रन टाइम पे ले लेंगे, और सेल भी हम क्या ले लेंगे रन टाइम पे ले लेंगे, और डिपार्टमेंट नंबर भी हम रन टाइम पे ले लेंगे। तो ये हमने एक स्टेटमेंट दी। एम्प्लॉय नंबर में यहाँ पे कहता हूँ यासिर, जॉब, मैनेजर, सैलरी कुछ ये है, डिपार्टमेंट नंबर 20, ठीक है। अगला रिकॉर्ड एंटर किया, एम्प्लॉय नंबर क्या है आसिफ, जॉब चलो कोई मसला नहीं है, क्लर्क, ठीक है, तो भी आपसे बोल सकते हैं, और सैलरी जो है इसकी 300, और डिपार्टमेंट नंबर 30, ठीक है। तो इनको हमने क्या कर दिया कमिट कर दिया। अच्छा, एक और बात कि अगर मैं यहाँ पे रोल बैक कर दूँ तो उन जो नंबर जनरेट है उनका क्या बनेगा, वो तो बन चुके हैं, वो तो निकल गए, मतलब कि वो निकल चुके हैं। हम चाहे रोल बैक करें कमिट करें उसको फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो निकल जाएंगे, ठीक है। अब आप जाकर देखें डेटा। हाँ, एक और चीज मैंने नोटिस किया, जब मैं सिस्टम के थ्रू खुद सिस्टम के ना होता है कॉन्स्टेंट से वो देता हूँ, तो इन केस प्राइमरी नहीं है कोई एरर है, तो नेक्स्ट टाइम वो जो उसकी वैल्यू लेगा ना वो उसमें +1 कर देता है, नंबर उसका नेम जो ऑटोमेटिक दे देता है। नहीं, हाँ वो नंबर निकल गया ना, वो नंबर वही बात जो वही नंबर निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पे दे दिया ये, तो ये नंबर देखें एंटर ऑटोमेटिक हो गए 1 एंड 2, ठीक है। अब इन सीक्वेंस को आप अभी आपने सीक्वेंस को कहाँ इस्तेमाल किया है इस टेबल पे, आप इस सीक्वेंस को किसी दूसरा टेबल या कॉपी है वहां भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जो सीक्वेंस जिस टेबल के लिए बनाया आप उसी पर्पज के लिए यूज करोगे। ये तो नहीं करोगे एक सीक्वेंस को अगर आपने बनाया है तो वो आप सीक्वेंस 2-3 टेबल में यूज करें, उसका फायदा कोई नहीं होगा, बीच में क्या आ जाएगा गैप आ जाएगा, क्योंकि जो सीक्वेंस से नंबर निकल जाता है तो वो निकल जाता है, ठीक है। आगे तो फर्दर सीक्वेंस को जरा और एक्सप्लोर करते हैं। इस सीक्वेंस की मैक्स लिमिट कितनी थी 100 थी। इस सीक्वेंस को जरूरी नहीं कि आप उसमें यूज करें, आप उस ब्लैक में भी यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस का नाम एम्प नंबर अंडरस्कोर seq1 डॉट, अच्छा तो देखिए कर वैल क्या है सर, अगर मैं टीएमपी दूंगा तो क्या, तो मैं डुअल ही दे देता हूँ, कर वैल यही लास्ट नंबर जनरेट हुआ है ना। अच्छा, अगर मैं यही वैल्यू देता हूँ तो पेपर का क्वेश्चन भी हो सकता है, नहीं मैं यहाँ पे सेशन नया कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ दोबारा, तो क्या होगा दोबारा मेरा नया सेशन सर्वर से रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और यही से मैं दोबारा चलाता हूँ, क्या कह रहे हैं
क्योंकि वो कर वैल में वैल्यू तभी होती है जब कोई लास्ट वैल्यू सेक्शन में जनरेट हुई है। ठीक है ना, ये सीक्वेंस बता रहा है नॉट येट डिफाइंड इन दिस सेक्शन, यानी कि कर वैल का असूल ये होता है कि ये अगर आपने वैल्यू देखनी है तो पहले कोई सीक्वेंस से उस सेक्शन में लास्ट वैल्यू जनरेट हुई हो नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो अच्छा अगर कमिट कर देते हैं तब भी कर वैल्यू नहीं शो करेगा? हाँ, सेशन नहीं होना। नहीं आई मीन सेशन नया हो जाता है, हम कमिट कर देते हैं हाँ, तो अभी वो रिकॉर्ड वो आ चुका होगा। वो तो रिकॉर्ड चले गए, वो अच्छा लेकिन करंट वैल्यू नहीं है। करंट वैल्यू नहीं आएगी, वो रिकॉर्ड तो है लेकिन अभी भी अच्छा चले, अगर मैं दोबारा होता हूँ लेकिन अब जो मर्जी कर लूँ, मेरा सेशन तो नया जनरेट हो गया ना, अब मैं इसकी कर वैल्यू देख सकता हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं ये करता हूँ बल्कि नेक्स्ट वेल देख सकते हैं। हाँ वो तो आप देख सकते हैं। अच्छा जब हम इसके यहाँ से नेक्स्ट वेल देखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली वो ऐड कर भी देता है या सिर्फ हम लोग होता है? क्या वो नहीं, वो अगर आप सेलेक्ट के थ्रू देखें तब भी नंबर जनरेट हो गया है। हो गया हो गया, अभी ये हो चुका है। हो चुका है, जैसे चाहे वो इंसर्ट से करा लें चाहे सेलेक्ट से करा लें, जहाँ मर्जी करा लें या किसी प्रोग्राम के अंदर यूज कर लें, नंबर जो निकल गया निकल गया। जी बोल कर दिया, तो ये नंबर निकलते रहेंगे इवन कि मैं यहाँ पे EMP कर देता हूँ तो वो जितने टेबल में रिकॉर्ड होंगे उतने टाइम सीक्वेंस फायर होगा। ये नहीं, ये वक्त आना है अभी इसमें बोल पढ़ना है। ठीक है, तो वो नहीं वैल्यू जनरेट कर सका, तो अब क्या हल है? अच्छा अगर मैं देखूं कर वैल में क्या आ रहा है, यहाँ पे कहता हूँ नेक्स्ट वैल की बजाय कर वैल 100। ठीक है, तो वो 100 पे रहेगा चाहे वो मुझसे जितनी बार भी कॉल करें। और अगर सेशन चेंज कर दी तो इससे भी चले जाओगे। अच्छा अब क्या करें, सीक्वेंस को मुझे अब अल्टर करने की जरूरत है कि उसके पैरामीटर चेंज करूं। एक तो मैं चाहता हूं कि मैं उसकी लिमिट बढ़ाऊं, मैक्स वैल्यू 100 है तो मैं 150 करता हूं। ठीक है, और जो नो साइकिल टू साइकिल कर दूं, सिर्फ एक पैरामीटर चेंज नहीं होता, स्टार्ट होते इंक्रीमेंट वाई भी चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, नो साइकिल से साइकिल बना सकते हो, कैशे से नो कैशे बना सकते हो, लेकिन सिर्फ एक पैरामीटर कौन सा चेंज नहीं होता, स्टार्ट विद का। ये पेपर में क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो फिर उसका हल क्या है? अगर आपने उसका स्टार्ट विद चेंज करना है तो सीक्वेंस को ड्रॉप करके नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस को नया ड्रॉप करके नया बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप कहते हैं सीक्वेंस को ऑल्टर करते हैं, अल्टर सीक्वेंसेस SEQ। सीक्वेंस का नाम क्या है, m_number SEQ1। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देंगे, उसका नेक्स्ट वैल्यू 150। अच्छा मिन वैल्यू सपोज यहाँ में कहता हूँ 50, तो देखते जाइएगा, और साइकिल यस, ये मैंने पैरामीटर क्या किया, मैक्स वैल्यू 150, मिन वैल्यू 50। अच्छा अब आप जरा देखें यूजर अंडरस्कोर सीक्वेंस डिक्शनरी हमें अभी क्या बता रही है। कहता है इसका मिन वैल्यू अभी सेट किया, मैक्स वैल्यू 150 हो गई, अब नंबर क्या जनरेट होना है, 101। ठीक है, तो अब हम नंबर जनरेट करवाते हैं, इसी को ले लें। ठीक है, सारा नंबर जल्दी जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ओहो कर रहा है, क्या करते हैं उसको, नेक्स्ट वन। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है, 150। क्या हुआ, मेन वैल्यू हमने 50 कही थी ना, 50 स्टार्ट कर दी। ठीक हो गया, तो ये आपको सारे पैरामीटर समझ आ गए। अच्छा जो हमने इसे अल्टर किए थे हाँ कुछ पैरामीटर्स, हाँ जी, वो अल्टर हो गए, जो नहीं किए वो ऑलरेडी वही रहेंगे। बिल्कुल देखिए जो स्टोर है, क्योंकि इसका कोई अपना स्टोरेज तो नहीं है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड कहाँ पे कर रहा है, डिक्शनरी के अंदर। आप देखिए अगला नंबर क्या जनरेट होना है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कैशे तो अभी हमने नहीं दी थी ना। नहीं मैं हमें अभी तो हमने दूसरा यूज भी नहीं किया,
वो कैशे जो थी वो 0 वैसे के वैसे रहेगी। क्योंकि कैशे, हाँ बिल्कुल, जो पैरामीटर था नो कैशे किया था वही रहेगा। ठीक हो गया। ये आपने सीक्वेंस नया भी बनाया, उसको यूज कैसे करना वो भी देखा, और फिर सीक्वेंस को डिक्शनरी से भी उसको वॉच किया, और जो आपने यहाँ से वॉच किया वो ये एक्चुअल चीज़ है कि ये बताता है कि नया नंबर अभी क्या जनरेट होना है। ठीक है। दूसरा सीक्वेंस तो अभी तक हमने यूज ही नहीं किया, सीक्वेंस को फिर हमने मॉडिफाई भी, ऑल्टर भी किया है, सिर्फ सारे पैरामीटर मॉडिफाई हो जाते हैं सिवाय एक के पैरामीटर की स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये सीक्वेंस को वेरीफाई कर लिया यहाँ से। ठीक है। लास्ट नंबर डिस्प्ले द नेक्स्ट अवेलेबल सीक्वेंस नंबर इफ नो कैशे इज स्पेसिफाइड। क्या मतलब, सीक्वेंस बनाते वक्त क्योंकि हमने सीक्वेंस जो पहला बनाया वो क्या, नो कैशे के साथ, तब ये हमें जो लास्ट नंबर है, अगला नंबर जो जनरेट होना, तब ये वैल्यू हमें सही दिखाता है। अगर हम सीक्वेंस को कैशे के साथ बनाते हैं तब कुछ और सिनेरियो होता है। नहीं समझे? यहाँ पे जो सीक्वेंस बनाया था, क्या बनाया था, नो कैशे के साथ। कहते हैं नो कैशे जब आपका होगा तभी ये लास्ट नंबर इस काबिल होगा कि आपको अगला सही नंबर दिखाए जनरेट। अदरवाइज जो कैशे में है अभी तो बताया ही, आपको नजर आ भी रहा है कि अगला नंबर, ये जब आप सीक्वेंस जब आप जनरेट करके देखिएगा तो तब देखिएगा इसमें क्या हालत होती है इसकी। ये नंबर जो है यहाँ पे 21 आ जाएगा इधर, एक नंबर जनरेट होने पे। ठीक है। रीजन बताता हूँ अभी। अच्छा, ये भी आपने देख लिया नेक्स्ट वेल क्या करता है, कर वेल क्या करता है। ठीक है। ये भी बता दिया कि कर वेल जब तक आप नहीं देख सकते जब तक उसमें कोई लास्ट वैल्यू जनरेट ना कोई हो नेक्स्ट। अच्छा, इसको हम रिफ्रेश भी नहीं कर सकते सीक्वेंस? रिफ्रेश तो आई मीन कोई नई दोबारा से किसी वैल्यू पे वो साइकिल जो है ना, साइकिल दोबारा से हो जाएगा। आई मीन कि हम काफी आगे निकल गए हैं हाँ। और हम दोबारा उसे 5 से स्टार्ट करना चाहें तो वो ठीक है, वो फिर आप सीरीज को ड्रॉप करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। सीक्वेंस को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि यू कैन सीक्वेंस सेलेक्ट में, इंसर्ट में, अब सेट में, जहाँ चाहे। कहाँ कहाँ यूज नहीं हो सकता, जिस सेलेक्ट में क्या आ रही हो, प्लेसमेंट की हो, जिस सेलेक्ट में ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय आ रही हो, जो आपकी सब क्यूरी डिलीट अपडेट सब क्यूरी में आ रहा हो, डिफॉल्ट, इन जगहों पे यूज नहीं कर सकते। चेक कर लीजिएगा पेपर में, ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है। अच्छा, सीक्वेंस को यूज कैसे करना है वो अभी हमने देखा, रिसर्च करवा के मैंने आपको पूरी प्रॉपर एग्जांपल दी है, फिर उसको आपने डुअल के थ्रू भी देख रहे हैं हम उसको। सीक्वेंस, अच्छा अब जरा उस पर आ जाए बात। अब अगला सीक्वेंस जरा यूज करते हैं। अगले सीक्वेंस का नाम क्या है, अब देखते जाइएगा। एम नंबर अंडरस्कोर execute 2 डॉट नेक्स्ट वैल फ्रॉम 2। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा इसका, क्योंकि इसका था कैशे क्या था, 20 था। अब इसने जो ये दूसरा मैंने बनाया था ना, इसलिए बनाया कि इसका कैशे 20 था। इसका आप कैशे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बनाते हैं। अभी तक आपने कहा कैशे, आपने कहा स्प्लिट सीक्वेंस बाय बाय कैशे 20 चला गया, लेकिन अगर मैं पैरामीटर स्पेसिफाई कर देता हूँ, कहता हूँ कैशे 30, तो कैशे 30 चला गया, आपको ले क्या किया उसने 21। अभी तो सिर्फ खाली एक ही नंबर जनरेट होगा और इसने क्या कर दिया 21 कर दिया। अच्छा, दोबारा करते हैं तब क्या करते हैं, उसे भी इंक्रीमेंट देने का भी क्या फायदा। हाँ, यही तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसी के लिए सवाल पूछेगा, ये एरर नहीं है, फीचर है उसका। चलिए ठीक है, 3 नंबर जनरेट हो गए। अच्छा, अब जरा डिक्शनरी को जरा व्यू कर लेते हैं। ठीक, स्टिल क्या है, इसकी वजह पता क्या है, जब सीक्वेंस को फर्स्ट कॉल पड़ी थी ना, दिस वन, ये पड़ी ना फर्स्ट कॉल, तो इसने क्या किया, क्योंकि कैशे 20 था तो वो 20 नंबर कैशे में ले गया, सर्वर की मेमोरी में। क्या था, सर्वर की मेमोरी में ले गया। वो क्यों ले गया,
कहता है कि अगर आपकी एक ऐसी एप्लीकेशन है OLTP, मतलब कि ऑर्डर आइटम एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप कहीं हाइपर स्टार या कहीं आप गए हो बड़े जो स्टोर्स होते हैं मेट्रो वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट पीपल एक ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, तो एंड पे अपनी बास्केट लेके एक जो काउंटर पे आते हैं, और वो क्या होता है स्कैनर उनकी आइटम को स्कैन करता रहता है, और पीछे रश पड़ा होता है और 5-6 काउंटर्स होते हैं, ठीक है। तो हर हर काउंटर के पास वो एप्लीकेशन एक ही है ना, तो वो जो ऑर्डर नंबर होता है वो हर एक को मिलना होता है। तो फिर वो क्या होता है कि अगर कैशे आप नहीं रखते तो क्या होता है कि फिर वो हर एक को जो नंबर तो दे देता है यूनिक काउंटर को, लेकिन वो नंबर बार बार डिक्शनरी से पढ़ता रहता है, इसको 1 पढ़ा, दूसरे काउंटर को 2 पढ़ा, लेकिन वो सारी कैलकुलेशन सारी एडिक्शन से पैदा होता है ना कि अगला नंबर क्या जनरेट होना है, तो वो उसे क्या करना पड़ता है, बार बार डिक्शनरी को रीड करना पड़ता है। अगर यही नंबर ऐसा एनवायरनमेंट, यहाँ पे आप 20 नंबर ऊपर अगर मेमोरी में चले जाएं तो क्या होगा, अगर अगर आपके 10 काउंटर्स हैं, 20 नंबर ले गया मेमोरी में, जब नंबर जनरेट होगा पैरेलल क्या होगा, तो वो कैशे से नंबर जनरेट करके देगा, यानी कि सर्वर की मेमोरी से, ना कि वो बार बार उसकी डिक्शनरी में जाएगा। मतलब वो लिस्ट जो बना लेता है ना 20 हाँ नंबर 20 की, नंबर की, उसको और वो allow सब करता काउंटर्स को देता है, allow करता जाता है, कितने यूज हो गए हाँ, जो ना हो वो। और अगर कम पड़ गए तो 20 और उठा लिए, 20-20 का बैच हाँ उठाता है। मतलब जब ये 20 हो जाएगा तो फिर हमें 11 शो करेगा। हाँ जी, ठीक दे रहे हैं ना, लॉजिक सही कह रहे हैं ना। हाँ। ये वो एनवायरनमेंट जो ऑर्डर एंट्री, या आपका कोई अगर आप ऑनलाइन जब पीए में जाते हैं, जो आपकी टिकट्स बुक्स होती हैं, वहां पे भी रश पड़ा होता है, तो वहां पे भी ऐसा एनवायरनमेंट। ये तब तक नहीं होता जब तक हम इसको ये अगर आप डेमो पे चले जाएं तो यहाँ पे टिकट्स देने के लिए आपको पास लाइन लगाना पड़ता है, और एक साथ एंट्री मल्टीपल काउंटर्स होते हैं। और नेक्स्ट वैल्यू का फिर क्या इशू है, जब तक नेक्स्ट वैल्यू हम नहीं करते, हाँ। कॉल नहीं करते, तब तक ये उसको नहीं करता। हाँ, अब देखिए ना, यहाँ पे मैं नंबर और जनरेट करवा लेता हूँ ना। तो ले लें नेक्स्ट वैल्यू फॉर्म में दिया है। अच्छा, इसकी लिमिट कितनी है? हाँ ठीक है, वो तो इसकी जो कैशे की लिमिट 20 है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखिए। अच्छा, अब अगर आप देखें वो 20 नंबर और ले गया ना, तो उसको इस चेंज जरूरत पड़ गई थी जब 21 का नंबर दे देंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, अगर आपने कैशे का साइज एक तो छोटा रखा, अगर ज्यादा रखा होगा तो उसका नुकसान क्या होगा। सपोज अगर आपने कैशे का साइज 50 रखा हुआ है, 20 नंबर आपको चले तो गए, वो काउंटर ठीक है ऑनलाइन उसको नंबर को एक्सेस भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपका सर्वर डाउन हो गया, लाइट फ्लक्चुएट हो गई, कोई मसला पड़ गया, रिस्टार्ट हो गया सर्वर, तो क्या होगा, वो मेमोरी वो आपकी वॉश हो गई, तो जो नंबर गया तो वो भी वॉश, इससे क्या होगा, वो नंबर वेस्ट हो जाएंगे, नंबर वेस्ट हो जाएंगे, तो क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू उसके पास वैल्यू फॉर दिया होता है, फिर वो वहीं से कंटिन्यू कर देगा। मतलब कि वो फिर ये होगा कि वो फिर इसको देखेगा लास्ट में, इसको देखेगा कंटिन्यू कर देगा, और उतने का गैप, सपोज अगर 50 नंबर गए थे ऊपर, 10 यूज हुए तो 40 नंबर आया। जैसे ही 20 नंबर इशू होते हैं, हाँ, तो वो वहाँ यहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ लिस्ट में दिख देता है कि नेक्स्ट वैल्यू 41 होगी। हाँ, क्योंकि वो डिक्शनरी से निकल जाते हैं वो नंबर। और अगर हम इस केस में सेशन चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तभी ये सही रहेगा। नहीं यानी कि डिक्शनरी में वैल्यूज चेंज कर देगा। नहीं, डिक्शनरी तो सबके लिए कॉमन वही है, ठीक है, नंबर तो इशू हो चुके हैं। हाँ ठीक है, सेशन चेंज कर देते कैसे की बात कर रहे हैं, कैसे 20? जैसे वो वेस्ट हो गए थे, सर्वर डाउन हो गए, ठीक है, सही है। वैसे ही हम यहाँ पे अगर हम जो है ना रिफ्रेश कर देते हैं सेशन, नहीं उससे नहीं फर्क पड़ेगा। देखो ना वो, सीक्वेंस देखें एक जो मैंने आपको बात कही, एक उस एप्लीकेशन को मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं, वहाँ पे मल्टी इन्वायरमेंट हुआ, ठीक है, तो नंबर तो जो नंबर, अच्छा हम यूजर चेंज कर दें तो हमारा सर्वर वो रिफ्रेश हो जाता है सेशन। हाँ, सर्वर तो आपका आपका रहता है, सर्वर तो पीछे आपका चल रहा है लैपटॉप पे, पीछे अगर आप इसकी रैम देखें तो अच्छी खासी ये इसने ऑक्यूपाई की हुई है, पीछे सर्वर तो चल रहा है, ये तो क्लाइंट है, जस्ट जो हमें व्यू आ रहा है वो क्लाइंट है, सर्वर तो चल रहा है, आप उसको बंद भी कर दें सर्वर तो पीछे चल रहा है। अच्छा, तो ये अब कैशे और नो कैशे का फर्क आपको समझ आ गया हो।
अब इसको पढ़ें, यूजिंग अ सीक्वेंस कैशे सीक्वेंस वैल्यू इन मेमोरी गिव फास्टर एक्सेस दोज वैल्यू। इसका मतलब कैशे वहां पे यूज करें जहां पे 24/7 हो, जहां पे सर्वर डाउन, सर्वर कभी बंद ही ना हो, बात नहीं है, वहां पे ऐसे फीचर्स को इस्तेमाल करें जहां पे सर्वर सुबह आपको होना है शाम को डाउन हो जाना है, वहां पे नंबर का क्या वेस्टेज है, और फिर आप ये कहेंगे कि ऑरेकल ये क्या कर रही है, बल्कि क्या कर नहीं रही वो आपका नॉलेज नहीं है। सीक्वेंस का फिर क्या फायदा? हम्म, सीक्वेंस का फिर कोई फायदा नहीं होगा। हाँ यूनिक नंबर तो होंगे लेकिन उनमें सीक्वेंस नहीं सीक्वेंस गैप। अच्छा, सीक्वेंस में गैप कब कब आ सकता है? ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? है। सिस्टम क्रैश किस सूरत में? कैशे की सूरत में, ठीक है। और सीक्वेंस अगर किसी और दूसरे टेबल में यूज कर लिया जाए, देखिए एक सीक्वेंस मैंने अभी बनाया, उसको एम नंबर एम के टेबल में यूज कर लिया है, मैं इसी सीक्वेंस को किसी दूसरे टेबल में यूज करूँ, क्या होगा? ठीक है, नंबर वो नंबर तो ठीक रहेगा लेकिन हाँ, उस टेबल में ब्रेक आएगा। हाँ उस टेबल में, बल्कि अगले टेबल में भी आ जाएगा, क्योंकि वहां भी गैप हो जाएगा, उधर भी गैप हो जाएगा, दोनों तरफ गैप शुरू हो जाएगा। तो इफ द सीक्वेंस वाज क्रिएटेड विद, अगर नो कैशे के साथ आप बनाएंगे तो क्या होगा कि जो आपका नेक्स्ट अवेलेबल वैल्यू फिर आप देख सकते हैं, सीक्वेंस से। सीक्वेंस को चेंज करना, क्या क्या चेंज कर सकते हैं? इंक्रीमेंट, मैक्स वैल्यू, नो कैशे, चेंज कर सकते हैं सारे। अच्छा, चेंज क्या नहीं कर सकते? स्टार्ट डेट। यू मस्ट सीक्वेंस जिसने चेंज करना है, या तो वो जो ऑनर है वो चेंज करे, या जिसके पास आल्टर सीक्वेंस के राइट्स हो। ओनली फ्यूचर सीक्वेंस नंबर्स आर अफेक्टेड। जब सीक्वेंस को ऑल्टर करते हैं तो क्या होता है, यानी कि जो उसके पैरामीटर चेंज करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू, कैशे, नो कैशे, ये जो चेंज करते हैं उसका फैक्ट जो है, पिछले जो नंबर सीक्वेंस से निकल गए वो तो निकल गए, लेकिन जो आगे जो नए टेबल पे यूज होना है उन पे करते हैं। The sequence must be dropped and recreate to restart a sequence। अगर आप डिफरेंट नंबर में उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना है तो फिर परफॉर्म सम वैलिडेशंस भी करता है, यानी कि जो आप पैरामीटर्स देते हैं, जब आप पैरामीटर देते हैं अगर वो उसको सेपरेट होंगे तो करेगा। जैसे इसमें क्या मसला है इस कमांड में, इंक्रीमेंट बाय 20, मैक्स वैल्यू कितनी है 90, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कहा है उसको, इंक्रीमेंट की भी कोई लिमिट है? इंक्रीमेंट की भी कोई लिमिट नहीं, आपका 10-100 का इंक्रीमेंट देगा, इसमें कोई लिमिट है? अब यहाँ पे क्या मसला, यहाँ पे क्या है आपको कहना चाह रहा है कि इंक्रीमेंट बाय आपने कितना रखा है 20 हर 20 के बाद, और मैक्सिमम नंबर क्या है 90। तो इसमें मसला क्या है, नेक्स्ट वैल्यू कैन नॉट बी मेड टू लेस देन करंट वैल्यू। मतलब वो 100 को अप्रोच करना चाह रहा है। हाँ, लेकिन वो ये ना कि ये 90 और इसका कॉम्बिनेशन सेट मिल रहा है, तो वो इस किस्म की जो है वो वैलिडेशन जब सीक्वेंस बनाते हैं तो वो चेक करता है। चेक कर लेते हैं। हाँ जी, उससे वो चेक बनाते हैं। अच्छा, सीक्वेंस को रिमूव करना, सिंपल ड्रॉप सीक्वेंस, लेकिन जो सीक्वेंस से जहां जहां नंबर जनरेट हो गया वहां फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वहां फर्क कोई नहीं पड़ेगा। सीक्वेंस तो हो गया जी खत्म। अगला टॉपिक क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स क्यों यूज होते हैं? अगर आप बाहर की बुक्स, फॉरेन बुक्स देखें तो बुक्स के एंड पे क्या होता है, इंडेक्स होता है अल्फाबेटिकल। इंडेक्स ए के सारे कंटेंट्स होते हैं, बी के लेगा, सी के। अगर सपोज ऑरेकल कंप्लीट रेफरेंस बुक है ऑरेकल की, एक कॉपी, ठीक है, उसमें बुक्स के एंड पे क्या होगा, उसके इंडेक्सेस होंगे। सपोज मुझे एक फंक्शन है कॉनकैट का, मुझे वो सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स में सी वाले पोर्शन में जाऊंगा और उस सी वाले पोर्शन में देखूंगा कि कॉनकैट कहाँ पे आ रहा है, वो मुझे कॉनकैट के आगे नंबर बता रहा हो, पेज नंबर। मैं क्या करूंगा कि वो पेज नंबर डायरेक्ट मेरी अप्रोच मेरी चली जाएगी। अगर उस बुक के एंड पे इंडेक्स ना होता और जब आपने कैनकेट जो है अगर आपको सर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस पूरी बुक का 1000 पेज की बुक अगर हो
तो हर पेज पे जाके क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैट कॉन्कैट। तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? ढूंढ तो लोगे, लेकिन देखें, अंदाजा लगाएं कि टाइम कितना लगेगा, यानी कि फुल बुक स्कैन होगी। तो इंडेक्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फास्ट डाटा एक्सेस कि वो पहले इंडेक्स में जाए। इसी तरह जब आप जो इंडेक्स जो आप बनाते हैं ऑरेकल में, किसी टेबल की कॉलम्स को बनाते हैं, अगर सपोज अगर आप एक कंडीशन देते हैं वेयर ई नेम इज इक्वल टू, अब अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं नेम, ठीक है, या एक सेल्स का टेबल है, उस सेल्स के टेबल में मिलियन ट्रिलियन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप एक कहते हो कि वेयर सेल डेट बिटवीन 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक डाटा मुझे दिखाए 2010 का। तो अब जिस टेबल में मिलियन रिकॉर्ड्स होंगे, तो जब वो आप सेल डेट पे जाएगा तो क्या करेगा, वो जो सेल डेट है वो मिलियन रिकॉर्ड जो है सेल डेट में जाके एक एक रिकॉर्ड को चेक करेगा। जब एक एक रिकॉर्ड को जब वो चेक करेगा तो क्या होगा, तो रिजल्ट में भी आधे घंटे बाद आपको सिस्टम हैंग हो जाएगा, और रिजल्ट में भी आपको आधे घंटे बाद, घंटे बाद या 10-20 मिनट के बाद जो भी उसका अपनी मर्जी के मुताबिक जो टाइम देगा सिस्टम, वो उसके मुताबिक आपको। लेकिन यूजर इतना टाइम बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। वो कहेगा कि क्या सिस्टम बनाया है, तो फायदा क्या हुआ कंप्यूटर का? कंप्यूटर का बनाने का फायदा क्या, यही कि अगर मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है तो मैं मेरे मेनू खाते हैं, मैं वहां से जाके मैंने रजिस्टर नंबर लगाया, मुझे आइडिया हो जाएगा। अगर कंप्यूटर ये घंटा घंटा लगा रहा है तो जो रिजल्ट देने में, इसका मतलब है कि आपकी जो मेंटेनेंस है सिस्टम की वो ठीक नहीं है, आपका सिस्टम डिजाइन ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर ऑरेकल हमें क्या देता है ऐसे कि आप सेल डेट के ऊपर क्या लगा लें, इंडेक्स लगा लें। जब आप सेल डेट पे इंडेक्स लगाएंगे तो ऑरेकल क्या करेगा, उस पे इंडेक्स लगाते वक्त पहले उस डाटे को, सेल डेट को सॉर्ट करेगा और उसकी इंडेक्सिंग बनाएगा, ग्रुपिंग बनाएगा कि इस रेंज से लेके डाटा इस यहाँ पड़ा है, इस रेंज लेके यहाँ पड़ा है, तो वो उसका एक अलग इंडेक्स का टेबल बना देगा और इंडेक्स के अंदर स्टोर कर देगा। इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर करेगा, उस सेल डेट, सारी डेट्स ऑर्डर में, और हर रिकॉर्ड की एक रो आईडी बताई थी आपको, ये दोनों चीजें स्टोर कर लेता है, यानी कि सेल डेट और दूसरा क्या है, उसकी रो आईडी। इंडेक्स बन गया, इंडेक्स स्पेस लेता है, बिल्कुल स्टोरेज है इंडेक्स, जैसे टेबल स्पेस लेता है इसी तरह इंडेक्स भी स्पेस लेता है। तो जब इंडेक्स बन गया, अब जब आप कहोगे कि वेयर सेल डेट इज इक्वल टू 31 मार्च 2010, तो वो जो क्यूरी का जो प्रोग्राम होगा, उसको ऑप्टिमाइजर बोलते हैं, क्यूरी ऑप्टिमाइजर, वो क्या करेगा, वो उसे मालूम हो जाएगा कि इस सेल डेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, इंडेक्स लगा हुआ है। तो फिर वो ऑप्टिमाइजर मजबूर हो जाएगा कि वो कहाँ पे जाए, पहले इंडेक्स में जाएगा। इंडेक्स में जाके वो सेल डेट को जिस ग्रुपिंग में वो कॉल कर रही होगी तो वो देखेगा, और उसकी डेट के साथ उसकी रो आईडी पड़ी होगी इंडेक्स में, वो रो आईडी पकड़ लेगा, रो आईडी लेके कहाँ चला जाएगा, टेबल पे, और टेबल पे एग्जैक्टली उस रो आईडी का रिकॉर्ड फौरन आपको इमीडिएट विद इन अ सेकेंड्स आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। और अगर इस पे इंडेक्स ना होता तो क्या होता, पूरा फुल टेबल स्कैन करता, एक एक को चेक करता एक एक चेक करता। अगर हम अल्फाबेट किसी कैरेक्टर डाटा पे डाल देते हैं, हाँ, तो वो पहले पहले देखेगा कौन सा अल्फाबेट है, मतलब exactly। उस अल्फाबेट के इंडेक्स, हाँ, उसके फिर उसके posting में बाद जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, हाँ, next उसमें वो एक्चुअल वैल्यू पकड़ेगा, और वैल्यू के साथ क्या पकड़ेगा, जो पकड़नी है उसे रो आईडी, क्योंकि हर जिस रिकॉर्ड की रो आईडी मिल जाए तो डाटा क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर वो रो आईडी लेके कहाँ जाएगा, टेबल पे जाएगा। इससे क्या हुआ कि इंडेक्सेस हमें क्या कर रहे हैं, स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडेक्स हम उन कॉलम पे लगाते हैं जो कॉलम वेयर में, ग्रुप बाय में, ऑर्डर बाय में, डिस्टिंक्ट में, जहां पे सॉर्टिंग रिक्वायर्ड हो वहां पे इंडेक्स यूज होते हैं, ठीक है। अब वो जो आप बात कर रहे थे कि प्राइमरी की हम क्यों लगाते हैं, उसके पीछे इंडेक्स क्यों गिर, उसकी वजह मैंने अब तक बता रहा हूं कि वो जब एक टेबल है उसमें मिलियन रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और उस पर आप एक 100 नंबर डाल रहे हो, 100 नंबर पहले मौजूद है ना, तो वो 100 नंबर पहले मौजूद सर्च नहीं करना उसमें कि नंबर पहले वो है कि नहीं है। तो मिलियन रिकॉर्ड्स होंगे, अगर उसको इंडेक्स नहीं होगा तो क्या करेगा, यानी कि वो जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट होने में इतना टाइम ले जाएगा, क्योंकि उसने क्या करना है, पहले वो 100 को सर्च जाकर करना है कि 100 पहले है कि नहीं है, इसलिए वो प्राइमरी के पीछे इंडेक्स क्रिएट करना है, इसीलिए दोनों वजह। ठीक हो गया। तो इंडेक्स क्या इज अ स्कीमा ऑब्जेक्ट है। अच्छा सीक्वेंस स्पेस नहीं करता है,
सीक्वेंस स्टोरेज में नहीं, वो जस्ट मेटा डाटा है, ठीक है। लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो सारा डिक्शनरी से कैलकुलेट कर रहा होता है, डिक्शनरी अपडेट हो रही है, डिक्शनरी की तो अपनी इटसेल्फ स्टोरेज है ना, तो ये उस स्टोरेज पे होता है, उसकी हाँ अपनी नहीं होती, हाँ डिक्शनरी स्टोरेज पे होता हाँ, डिक्शनरी स्टोरेज। अच्छा, तो आपका इंडेक्स क्या है, इज अ स्कीमा ऑब्जेक्ट है, है। ठीक है, और ये यूज इसलिए होता है, यूज बाय द ऑरेकल सर्वर टू स्पीड अप द रिट्रीवल ऑफ रो बाय यूजिंग, इसको स्कीमा ऑब्जेक्ट क्यों कहा? क्योंकि स्कीमा क्या होता है बेसिकली, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जो आपका 13 चैप्टर है यूजर का है, जब आप कोई नया यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो डिक्शनरी में उसका एक एंट्री पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है उस नाम की, डिक्शनरी में एंट्री पड़ जाती है कि अब इस यूजर्स के टेबल्स भी आएंगे डिक्शनरी में, इसके व्यूज भी आएंगे, सीक्वेंस भी आएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे, कि उसकी एक डिक्शनरी में एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, एक स्कीमा बन जाएगा, यानी कि कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, व्यूज जो है, टेबल व्यू सीक्वेंस, ये सारे क्या है, सीक्वेंस, ये सारे आपके स्कीमा ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। टेबल भी स्कीमा ऑब्जेक्ट है, टेबल भी, व्यू भी, सारे जो अपनी डिक्शनरी में रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं ऑब्जेक्ट्स, देखें सीक्वेंस भी स्कीमा ऑब्जेक्ट है। सीक्वेंस भी, और जो आपका टेबल है, देखिए अगर आप देखें कि हर ऑब्जेक्ट का डिक्शनरी में मेटा डाटा जरूर होगा, लेकिन स्टोरेज किसी किसी की होगी, टेबल की स्टोरेज होगी, इंडेक्स की होगी, और सीक्वेंस भी नहीं होती। सीक्वेंस की नहीं होती। आगे एक और भी होता है मटेरियलाइज्ड व्यू, उसकी भी स्टोरेज होती है, ठीक है, तो एक और होता है ऑब्जेक्ट डायमेंशन, उसकी भी स्टोरेज नहीं होती। तो डिपेंड करता है, जो आप आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स अभी जो आपके सिलेबस में है, जो ऑब्जेक्ट्स अभी तक हमने जिनकी स्टोरेज देखी है वो टेबल है, और दूसरा क्या है अभी, इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स क्या करते हैं, आपकी क्यूरी को स्पीड अप करते हैं, इज यूज बाय ऑरेकल टू स्पीड अप द क्यूरी रिट्रीवल बाय यूजिंग द पॉइंटर्स, वही जो रो आईडी उसको क्या बोल रहा है, वो पॉइंट मिल जाता है रिकॉर्ड फेच करने का। इससे क्या होता है आपकी, पहले अगर पूरा टेबल स्कैन हो, जब मिलियन रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड स्कैन होगा, तो सारे रिकॉर्ड रीड होने के लिए डिस्क से रीडिंग ज्यादा होगी, आयो इनपुट आउटपुट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर जब इंडेक्स लगाया होगा तो आयो कम परफॉर्म होगी, रीडिंग कम परफॉर्म होगी, तो कैन रिड्यूस दिस आयो बाय यूजिंग रैपिड पाथ एक्सेस मेथड टू लोकेट डाटा क्विकली, ठीक है। और ये बिल्कुल टेबल से हट के एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेबल इट इंडेक्सेस, और इस इंडेक्स में जो एंट्री है, देखें इंडेक्स की मेंटेनेंस वो खुद करता है, यूज भी उसको खुद ही करता है। कैसे, आपने टेबल में आपने सेल डेट पे इंडेक्स लगा दिया, इंडेक्स बन गया, इंडेक्स का जो नाम देंगे उस नाम से इंडेक्स की स्टोरेज बन जाएगी, टेबल भी बन गया, इंडेक्स भी बन गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेबल में नया कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा, होगा जब टेबल में कोई नया सेल डेट, कोई नई सेल रिकॉर्ड आएगा, तो वो इसका मतलब है कि वो कोई ये नई एंट्री जाकर उस इंडेक्स स्टोरेज में भी करेगा। अगर मैं टेबल से कोई सेल डेट का कोई डेट चेंज कर दूंगा, तो वो जाकर इंडेक्स को भी अपडेट करेगा। अगर मैं कोई रिकॉर्ड टेबल से डिलीट करूंगा, तो तब भी जाके इंडेक्स अपडेट होगा। सिर्फ एक इंडेक्स चेंज होगा सारे, हाँ, जो पर्टिकुलर जिस कॉलम पे लगाया और जिस टेबल का है, खाली वही इंडेक्स खाली जो है वो चेंज होगा। अभी वो मैंने वो पढ़ा कि जब हम किसी प्राइमरी की को डिसेबल कर देते हैं, तो सारे इंडेक्स की खत्म हो जाता है, उसका इंडेक्स बल्कि इंडेक्स ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है जी, तो फिर हम वो इंडेक्स दोबारा बिल्ड कर सकते हैं, दोबारा बनता है जी, ठीक है। तो कहने की बात है कि इंडेक्स में जो डाटा इंसर्शन है, अपडेशन है, डिलीशन है, इंडेक्स में जब आप नॉर्मल टेबल पे जब आप डीएमएल परफॉर्म करते हैं, तो वो डीएमएल परफॉर्म पैरेलल इंडेक्स पे भी होती हैं, और वो कौन करता है, ऑरेकल सर्वर। अगर टेबल में इंसर्शन होगी तो इंडेक्स में भी इंसर्शन होगी, लेकिन वो इंसर्शन टेबल में इंसर्शन तो आप करवा रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू या खुद से कर रहे हैं, लेकिन जो इंडेक्स में तो इंसर्शन हो रही है वो खुद कर, तो उसको भी कमिट करेंगे तो ही इंडेक्स में कमिट होगा। एग्जैक्टली, तो इसलिए कहते हैं कि इस इंडेक्स जो है इज यूज एंड मेंटेन ऑटोमेटिकली बाय द ऑरेकल सर्वर।
ये वही बात कि हाउ आर इंडेक्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. यूनिक इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन यू डिफाइन अ प्राइमरी या यूनिक कंस्ट्रेंट इन द टेबल डेफिनेशन. आप खुद से भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. यूजर कैन क्रिएट नॉन यूनिक इंडेक्स जिस कॉलम में रिपीटेड डाटा हो, यानी कि फॉरेन डाटा, लाइक फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर हो गया, जॉब हो गया, नेम हो गया, नाम रिपीट हो सकते हैं, डेट रिपीट हो सकती है, डिपार्टमेंट नंबर रिपीट हो सकते हैं. जिसपे आपने फिल्टर भी करना है तो आप उस पर क्या लगा सकते हैं, नॉन यूनिक इंडेक्स कॉलम टू स्पीड अप एक्सेस टू द रोज. तो नॉन यूनिक से क्या फायदा है? वो तो सारे हम इसका नॉन यूनिक इंडेक्स लगाने का हमें कुछ नहीं क्या फायदा. डेटा अगर रिपीट होगा तो वो उसकी हर डेटा शॉर्ट करके रख लेगा ना. अगर सपोज मैं कहता हूँ तो वो इकट्ठे रिकॉर्ड एक साथ रख लेगा ना. फिर उससे कम कलेक्शन को सब करना पड़ेगा. ठीक है. तो क्रिएट इंडेक्स वन और मोर. आप इंडेक्स जो है वो जरूरी कि एक कॉलम पे लगाएं, मल्टीपल कॉलम पे लगा सकते हैं. इसका मतलब है जब कंपोजिट प्राइमरी की लगती है या कंपोजिट यूनिक की लगती है तो उसके पीछे ऑटोमेटिक कंपोजिट इंडेक्स भी क्रिएट होता है, चाहे यूनिक की हो चाहे प्राइमरी की हो. ठीक है. जैसे ये एग्जांपल की भी है कि उसने क्या किया, एक इंडेक्स क्रिएट किया. हम भी एक इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं. अब इंडेक्स क्रिएट करते हैं. ये आपका टेबल है एम का. ठीक है. इसमें हम जॉब पे क्रिएट कर देते हैं. जॉब रिपीट हो रही है बार बार, तो क्रिएट इंडेक्स जॉब IDX दे देते हैं नाम. ठीक है. और इसमें सिर्फ खाली कहेंगे क्रिएट इंडेक्स, तो ये ऑटोमेटिकली नॉन यूनिक इंडेक्स क्रिएट होगा. अगर आपने खुद मैनुअली यूनिक इंडेक्स क्रिएट किया फिर कमांड होगी क्रिएट यूनिक इंडेक्स. ठीक है. तो क्रिएट इंडेक्स जॉब अंडरस्कोर IDX और ऑन कौन सा टेबल है आपका, EMP, उसमें कौन सा कॉलम है, इस पर लगाना है जॉब. अगर आपके मल्टीपल कॉलम है, सपोज आपकी नेम भी है, तो इसका लगाएंगे फिर. लेकिन अभी जस्ट खाली एक ही कॉलम पे है तो यहाँ पे जस्ट यही यहाँ पे कमांड करें. अब इंडेक्स बन गए हैं तो उसकी भी कहाँ पड़ी होगी, यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस, क्योंकि इसकी डिक्शनरी इंफॉर्मेशन भी जो उसकी जो मेथड है वो भी गया है और स्टोरेज तो गई गई है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अगर आप कहें सिलेक्ट इंडेक्स नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस, टोटल ये इंडेक्स लगे हैं, लेकिन ये किस कॉलम पे लगे हुए ये यहाँ से नहीं मिल रहा. उसके लिए भी वो अलहदा होता है. जिस नाम से आप प्राइमरी की लगाओगे, यूनिक की लगाओगे, उसी नाम से उसके इंडेक्स पे बिल्ड होंगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो दिखा रहा है, अगर तो देखो, अगर तो आपने इंडेक्स का नाम प्रॉपर नहीं दिया या आपने यूनिक की लगाई या प्राइमरी की लगाई, उसका कंस्ट्रेंट का नाम सही नहीं दिया, तो उसके जो नाम क्या होंगे, सिस अंडरस्कोर सी, तो वही इंडेक्स के नाम होंगे. तो अगर आपको परफेक्ट मालूम करना है कि किस कॉलम पे क्या इंडेक्स लगे हैं, उसके दूसरा व्यू है कॉलम नेम इंडेक्स नेम फ्रॉम यूजर एंड कॉलम्स. ठीक है. ये यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. तो इसकी कॉलम नेम की जो विड्थ है वो ज्यादा है, कॉलम नेम फॉर्मेट A30 कर देते. ठीक है. और अब आप देखिए, अब ठीक है. अब यहाँ पे ये बता रहा है. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जरा और फिल्टर कर दूं कि वेयर टेबल नेम, वो तो सारे दिखा रहे हैं. इस टेबल के हमने टेबल बनाया जिसका नाम क्या था, M01. जी, उसमें ये 3 कॉलम पे इंडेक्स लगा हुआ है. कंपनी आईडी पे ये कंपोजिट लगा हुआ है. मैंने कंपोजिट बनाया था. ठीक है जी. ये है इंडेक्सेस, बना लिए इंडेक्सेस. इंडेक्स कब क्रिएट करेंगे, ये नहीं कि इंडेक्स करना, हमने फीचर पढ़ लिए तो क्रिएट तो करके रहने. इंडेक्स क्रिएशन सर्वर के लिए परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हो सकती है. सपोज भाई ये टेबल है एम का, उसमें सारे 14 रिकॉर्ड,
जैसे अभी है, और आप जॉब पे लगा रहे हो इंडेक्स, तो क्या ये ठीक है कि पहले इंडेक्स में जाके टेबल में जाए? जब टेबल में रिकॉर्ड ही कम हो, तो टेबल में रिकॉर्ड ही कम हो तो उसके पे इंडेक्स लगाने का मतलब यह है कि डबल लोड है उसके ऊपर, कि पहले वो इंडेक्स में जाए फिर टेबल में जाए। जितने बार रिपीट हो रहा हो उतनी बार वो इंडेक्स जीरो आईडी देगा जी, और मैंने कहा जितनी बार जो सेल्समैन रिपीट होगा हो रहा होगा उतनी बार वो सेल्समैन के आईडी लाएगा, दो आईडी। क्या मतलब? नहीं, वहाँ उतने वो तो लेके आएगा दो आईडी, लेकिन बात ये हो रही है कि इंडेक्स जो अगर रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड छोटे हैं, कम है, तो उस पर उन कॉलम में इंडेक्स लगाना क्या है, परफॉर्मेंस को डिग्रेड करने वाली बात है। अगर एक टेबल में 1000, 2000, 3000 रिकॉर्ड है, इवन के 5-10,000 रिकॉर्ड है, फिर भी ऑरेगो को महसूस नहीं होता उसमें फिल्टर करने में। ठीक है, तो इंडेक्स कहाँ लगाना चाहिए? या तो उसमें बल्क बहुत सारा डेटा हो, दूसरी बात यह है कि वो कॉलम सर्च में यूज होता हो, वो कॉलम सर्च में, वेयर में। अगर वो कॉलम वेयर में यूज नहीं होता तो फिर क्या फायदा क्या उसका लगाने का, बल्कि वो एक एक्स्ट्रा स्टोरेज, यानी कि जो कॉलम सेलेक्ट में लिए जाते हैं उन पे इंडेक्स की जरूरत नहीं होती। इंडेक्स की जरूरत कहां पे होती है? जो वेयर में लगाते हैं। ठीक है, तो यू शुड क्रिएट ऑन इंडेक्स अ कॉलम कंटेन जहां पे वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज, अ कॉलम जहां पे नल वैल्यू भी हो, वहां भी बहुत सूटेबल है, जहां पे ज्यादा क्या पड़ी हो, नल वैल्यूज पड़ी हो। और वन और मोर कॉलम्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। जी, नल वैल्यूज में अलग अलग कैटेगराइज हो जाती है ना, नल अलग हो जाती है। क्योंकि जब सॉर्ट होता है डेटा तो नल डेटा अलग हो जाता है। ठीक है, तो वन और मोर कॉलम्स आर फ्रीक्वेंटली, वो ऐसे कॉलम जो वेयर में यूज होते हैं या जॉइंट कंडीशंस में यूज होते हैं कॉलम, उन कॉलम पे इंडेक्स लगाएं। फिर एक और टिप दे रहा है कि टेबल लार्ज है, एंड अगर जो आप एक टेबल लार्ज है, देखें मैं ये कहता हूँ 1,00,000 टेबल में रिकॉर्ड है और आपका जो रिजल्ट है देखने को 80,000 रिकॉर्ड है, तो फायदा क्या है? जब 1,00,000 रिकॉर्ड में से कोई 2, 3, 10, 12, 15, 20 रिकॉर्ड निकालने हो तब फायदा है ना उसका। जब आपने 1,00,000 में से रिकॉर्ड ही आपने 50,000 निकालने हैं या आपने 90,000 या 80,000 रिकॉर्ड निकालने, तो क्या फायदा? वो तो क्या हो गया, डबल काम हो गया ना, कि पहले इंडेक्स में जाए फिर टेबल में जाए। तो अगर इतने रिकॉर्ड निकालने हैं तो फिर आप टेबल पे ही चले जाओ। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि टेबल इज लार्ज एंड मोस्ट क्यूरीज आर एक्सपेक्टेड टू रिट्रीव लेस देन 2 या 4%। जो आपने रिकॉर्ड देखने हैं उसकी परसेंटेज क्या हो, 2 या 4% से लेस देन, तब यानी कि बहुत बड़े वॉल्यूम में कोई छोटी सी चीज निकालनी है, तब फायदा है इंडेक्स बनाना। कब इंडेक्स बनाने चाहिए? अच्छा, अब आगे है कि कब इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स एक बहुत बड़ा डेटाबेस के लिए परफॉर्मेंस डिग्रेड का होता है। वो क्यों? कि देखो जब आप टेबल पे एंट्री करते हो तो उसमें पैरेलल काम इंडेक्स में भी करना होता है, वो डीएमएल इंडेक्स में भी करनी होती है। इसलिए अगर छोटे टेबल पे इंडेक्स लगाओगे, एक तो आपकी डीएमएल भी स्लो हो जाएगी, पहले उधर करेगा फिर जाकर इंडेक्स में करेगा, क्यूरी भी स्लो हो जाएगी। इसलिए छोटे टेबल पे इंडेक्स नहीं लगाए जाते। व्हेन नॉट टू क्रिएट इंडेक्स, टेबल अगर छोटा हो और कॉलम जो आपकी कंडीशन में यूज ही नहीं होते, the columns are not often used as a condition in the query. Most queries are expected to retrieve अगर रिकॉर्ड आपको 2 या 4% से ज्यादा हो, और जो टेबल बहुत ज्यादा अपडेट होता है उसके ऊपर भी इंडेक्स नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडेक्स कॉलम्स आर रेफर एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे मैंने अभी जॉब पे लगाया ना इंडेक्स, ठीक है, सिलेक्ट, अच्छा अगर मुझे इसका प्लान देखना है, मिसाल के तौर पे ये मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैं कहता हूँ ईएमपी। अब मैंने जॉब पे लगाया है इंडेक्स, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई कि ये रिकॉर्ड अभी क्या इंडेक्स यूज हुआ होगा,
इनकी जॉब मैंने क्या लगाया होगा, इंडेक्स लगाया होगा, वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ, यहाँ पे फंक्शन लगा दूँ, तो यहाँ पे फिर क्या करूँ, लोअर पे करूँ, क्या होगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि अब इंडेक्स यूज हुआ कि नहीं हुआ। ऑरेकल कहता है कि क्योंकि डेटा जो पड़ा हुआ है ना वो आपका जॉब का इस तरह पड़ा हुआ है अपर केस में, और अभी आपने क्या कर दिया लोअर केस में, एक्सप्रेशन हो गई ना, तो फिर इंडेक्स यूज नहीं होगा। सॉरी मार्कर, समझ गए ना। तो यही पॉइंट कहना चाह रहा है कि ऐसे कॉलम जो आर रेफरेंस एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। अगर मुझे अच्छा एक ये भी है कि इसका जो ऑप्टिमाइजर इतना एफिशिएंट होता है कि अगर एक टेबल छोटा है, रिकॉर्ड कम है और आपने इंडेक्स भी लगा दिया है, तो मे बी वो आपका इंडेक्स इस्तेमाल ही ना करे, वो क्या करे, खुद ही अपनी मर्जी करे कि वो डायरेक्ट ही टेबल पे चला जाए। अगर आपने इसका प्लान देखना है कि इसका क्या प्लान जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे कमांड देंगे सेट ऑटो ट्रेस ऑन, ऑटो ट्रेस ऑन। अच्छा ये रोल कह रहा है इसके पास इनेबल नहीं है, प्लस ट्रेस रोल इज इनेबल। ये देखें, वो थोड़े पर रोल्स की, ये देखें मैंने कमांड क्या दी, वो देखें, हाँ एक्सेप्ट कर ली है लेकिन विद एरर के साथ है। ये रूल्स अभी ना भी तो कोई मतलब नहीं, इसके अलावा नहीं, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम ये है, ये उसने मुझे प्लान दे दिया। क्या हुआ है, टेबल फुल एक्सेस हुआ है, यानी कि इंडेक्स के थ्रू नहीं गया। अच्छा अगर मैं इसका वो चेंज कर दूं, मैं ये दे दूं, शायद वो इसी वजह से कर रहा हो कि क्योंकि ये आपने एक्सप्रेशन यूज कर ली है। अगर मैं ये करता हूं, ठीक हो गया जी। तो इसमें अगर आप देखें तो कॉस्ट बढ़ गई है, इसमें क्या है, कम है। कॉस्ट ये टाइम है ना, नहीं, कॉस्ट ये वाली कम हुई है ना, ये हाँ ये कम हुई है, एक रिकॉर्ड इजाफी हो गया लाइन। ये आप देखें ना, ये टाइम, ये इसको आप 2 सेकंड, आवर मिनट सेकंड, और ये तो 3 सेकंड है। क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई ना, मतलब कि तो फिर बेहतर क्या हुआ, इंडेक्स के बगैर, क्योंकि स्मॉल टेबल था ना, तब इसका फायदा समझ आ गया जी। ये चीज है। अच्छा जी, ये चीज हो गई। आगे अब देखें, ये मैंने बता दिया आपको। वैसे आप 2 कॉलम को ज्वाइन करके आप उसका इंडेक्स नेम, कॉलम नेम और ये बकायदा उसकी यूनिकनेस चेक कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और कॉलम की पोजीशन देखिए ना, अगर तो आपने 2 कॉलम को मिला के लगाया तो उसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पहला कॉलम क्या रखा था और दूसरा कॉलम क्या रखा था, वो नंबर 1 कॉलम या नंबर 2, तो आपको उसका ऑर्डर भी बताता है। अच्छा आगे एक और है, कहता है कि अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं कि आपने एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं अपर में, तो आप उसके ऊपर फंक्शन बेस्ड इंडेक्स ही बना लें। मीन्स के अभी जो मैंने काम किया था, वो जब आप इंडेक्स बनाएंगे तो डेटे को इसी तरह लोअर में इंडेक्स बना के रख देगा, अगर आप दे भी दें तो फिर आपका इंडेक्स यूज कर लेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे उसने कहा कि क्रिएट इंडेक्स अपर अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नेम IDX ऑन, ये इंडेक्स का नाम आ गया पूरा, ऑन किस टेबल पे लगाना है, और इसमें क्या कि डेटा जो इंडेक्स बनाए डिपार्टमेंट नेम को अपर करके इंडेक्स बनाए। फिर जब आप उसको वेयर में यूज करेंगे, वेयर डिपार्टमेंट अपर, तो वो फिर यूज कर लेगा। तो ये है फंक्शन बेस्ड इंडेक्स। मतलब यहाँ हमें एनुअल सैलरी निकालनी होगी तो हम इंडेक्स को इसी तरह कैलकुलेट करेंगे कि एनुअल सैलरी नहीं सर्च करेंगे। अच्छा आगे सिंपल इंडेक्स ड्रॉप करना कोई मसला नहीं है, जो इंडेक्स बनाता है वो ड्रॉप भी कर सकता है। अगर
किसी यूजर ने किसी दूसरे का इंडेक्स ड्रॉप करना है तो फिर उसके पास ये वाले राइट्स होने चाहिए ड्रॉप इंडेक्स के, या अगर जिसके पास ये वाले राइट्स होने चाहिए ड्रॉप एनी इंडेक्स, तो वो क्या कर सकता है, किसी भी यूजर का इंडेक्स ड्रॉप कर सकता है। ये वाले राइट अक्सर एडमिन यूजर के पास होते हैं, ड्रॉप एनी इंडेक्स। ये आगे प्रिविलेजेस होते हैं, ये आगे हमें पढ़ना है। ये क्या है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स से पढ़ने से पहले हम जो अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद में पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग यूजर एक्सेस चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं। ये क्लोज करते हैं।